आज हम चर्चा करेंगे भगत सिंह के सपनों का भारत। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को वो दिन था जिसने समूचे काल को, देश विदेश में स्वतंत्रता कामी जनता को झकझोर कर रख दिया था। इस दिन शाम को 7 बजे ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की सेंट्रल जेल में देश के महान क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। इस फांसी ने देश के नौजवानों को नवीन ऊर्जा से भर दिया। देश के नौजवान आतताई ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देशभक्तों की इस कुर्बानी ने न केवल पंजाब में बल्कि सारे देश के जनमानस में गहराई तक असर किया था। इन देशभक्तों की शहादत का गुणगान न केवल लोकगीतों में, नाटकों और नौटंकियों के गीतों में भी शुमार होने लगा। बानगी देखिए श्री कृष्ण पहलवान की नौटंकी के प्रसिद्ध गीत की। गुण गाए संसार, शत्रु दल को दलना, वीर देशव्रत धारी बनना, दीनों के हितकारी बनना, भगत सिंह सरदार नहीं प्रण से टलना। भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम के खिताब से भी नवाजा गया, जिसका कारण था उनका देश को आजाद कराकर राष्ट्र निर्माण में का सपना, जिसने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में विशेष स्थान पर सुशोभित कर दिया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर, अब पाकिस्तान में है, हुआ और मात्र 23 बरस 5 माह 25 दिन की अल्पायु में ही उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के क्रांति के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। यूं तो उनका जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ था, परंतु उनके पिता सरदार किशन सिंह व चाचा अजीत सिंह ख्याति लब्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। अजीत सिंह की ख्याति न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी प्रसिद्ध थे। इस राष्ट्रभक्ति की विरासत में पले बढ़े भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी व परिपक्व विचारक बनने की यात्रा भी, उनकी यह यात्रा भी काफी रोचक है। लाहौर में अपने अध्ययन काल में पुस्तकालय में वे लगातार अध्ययन करते रहते। लाला लाजपत राय की द्वारिका दास लाइब्रेरी के पुस्तकालय के अध्यक्ष राजा राम शास्त्री के शब्दों में उन दिनों भगत सिंह वस्तुतः किताबों को निगला करता था। अक्टूबर 1930 में लिखे अपने लेख में मैं नास्तिक क्यों हूं में वे कहते हैं, मेरे दिमाग के हर कोने अंतरे में एक ही आवाज रह रह कर उठती, अध्ययन करो, स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने के लायक बनाने के लिए अध्ययन करो, अपने मत के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। वे आगे कहते हैं, मैंने अध्ययन शुरू किया, उससे मेरी पूर्ववर्ती आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने के रूमानीपन जो हमसे पहले के क्रांतिकारियों पर हावी था, दूर हो गया। उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के
तमाम आंदोलन के लिए अहिंसा की नीति ही अपरिहार्य है। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आजादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि ऐसा किए बिना मैं रह नहीं सकता। उनका सपना था भारत देश सदियों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो तथा हमारा देश ऐसा बने जिसमें हर नागरिक को आत्मसम्मान व स्वशासन का अधिकार हो। स्वतंत्रता मात्र राजनीतिक आजादी तक ही सीमित न हो, बल्कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को शोषण करने की व्यवस्था ना हो। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट सहने की व्यवस्था नहीं बनाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह एक दूसरे की जगह लेने के लिए तैयार रहती हैं। उनका दूसरा लक्ष्य था, वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। वे समाजवादी विचारों से प्रभावित थे और चाहते थे भारत में आर्थिक असमानता खत्म हो ताकि मजदूर किसानों को उनका हक मिल सके। न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो गरीब और शोषित वर्गों के हितों की रक्षा करे, और यह कार्य उनके हिसाब से क्रांति के द्वारा ही हो सकता था। नौजवान भारत सभा के लाहौर घोषणा पत्र 11-12-13 अप्रैल 1928 को प्रसारित हुआ। उसमें वे कहते हैं, सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धांत की मांग है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का, राष्ट्रों के द्वारा राष्ट्रों का शोषण असंभव बना दिया जाए। सभी को बगैर भेदभाव के समान अवसर प्रदान हो। क्रांति जनता के द्वारा जनता के हित में, दूसरे शब्दों में कहें स्वराज्य 98% जनता के लिए स्वराज्य हो। स्वराज्य जनता के द्वारा प्राप्त ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी हो। भगत सिंह का कहना था, मैंने आतंकवादी की तरह काम किया, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं तो ऐसा क्रांतिकारी हूं जिसके पास लंबा कार्यक्रम है और उसके बारे में सुनिश्चित विचार हैं। 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब स्टूडेंट्स की कांग्रेस के नाम एक संदेश में वे लिखते हैं, आज हम नौजवानों को बम और पिस्तौल अपनाने के लिए नहीं कह सकते। उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों, गंदी बस्तियों और गांव के टूटे फूटे झोंपड़ों में रहने वाले करोड़ों लोगों को जगाना होगा। उनके शब्दों में गांवों और कारखानों में ही रहने वाले किसान और मजदूर ही असली क्रांतिकारी हैं। आगे वे लिखते हैं, हमें पेशेवर क्रांतिकारियों की सख्त जरूरत है। यह शब्द लेनिन को भी बहुत पसंद थे। हमें पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है जिनकी क्रांति के अलावा और कोई आकांक्षा ना हो और ना ही जीवन का कोई और उद्देश्य हो। व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने के लिए आपको जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह है एक पार्टी जिसके पास इस तरह के कार्यकर्ता हों जहां ऊपर में जैसा वर्णन किया गया। यहाँ भगत सिंह खुल्लम खुल्ला मार्क्सवाद, साम्यवाद और एक साम्यवादी पार्टी की वकालत करते दिखाई देते हैं। निचली अदालत में भगत सिंह ने कहा, क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है।
और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। वह बम पिस्तौल की संस्कृति भी नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इनकलाब की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। आलोचना और स्वतंत्र विचार किसी क्रांतिकारी के दो अपरिहार्य गुण होते हैं। यह कि जो व्यक्तिगत प्रगति के लिए संघर्ष करता है, उसे पुराने विश्वासों की एक एक बात की आलोचना करनी होगी, उन पर अविश्वास करना होगा। निराविश्वास और अंधविश्वास बहुत खतरनाक है। उनसे मस्तिष्क कुंठित हो जाता है और आदमी प्रतिक्रियावादी बन जाता है। क्रांतिकारी कार्यक्रम के मसौदा पर बोलते हुए वे कहते हैं, भारतीय श्रमिकों को साम्राज्यवादियों और उनके मददगार को हटाकर जो वास्तव में उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार हैं जिनकी जड़ें शोषण पर आधारित हैं, उन्हें हटाकर आगे बढ़ना होगा। साम्राज्यवादियों को गद्दी से उतारने के लिए एकमात्र हथियार है श्रमिक क्रांति। क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद तथा कुछ लोगों को ही विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी। यह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उसमें नवीन राष्ट्र और नए समाज का उदय होगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस एस फोर्ड ने अपने फैसले में लिखा, यह कहने को गलती नहीं होगी कि ये लोग दिल की गहराई से और पूरे आवेग के साथ वर्तमान समाज के ढांचे को बदलने की इच्छा से प्रेरित थे। भगत सिंह एक ईमानदार और सच्चे क्रांतिकारी हैं। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि वे इस स्वप्न को लेकर पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं कि दुनिया का सुधार वर्तमान सामाजिक ढांचे को तोड़कर ही हो सकता है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के बाद जो पर्चे बांटे गए, उसमें प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांतिकारी वैलिया की ये अमर पंक्तियां दर्ज थीं। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। इसे उन्होंने हानि रहित असेंबली में बम फेंक कर साबित किया। और हमें, वे कहते हैं, और हमें यह समझना होगा, भारत में भूख और बीमारी की समस्या खैरात के माध्यम से हल नहीं हो सकती। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। वे हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं। हमें उनसे हर हालत में छुटकारा पाना होगा। जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए। दोस्तों, भगत सिंह के ये विचार आज भी हमारे लिए कितने प्रेरणाप्रद हैं। ये इतिहास के वर्कों पर दमकते दीपों की तरह दैदीप्यमान हैं। धार्मिक दंगों के बारे में जून 1928 में कीर्ति में लिखा उनका लेख कहता है, अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का कब पीछा छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है। हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई विरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपने दिमाग को ठंडा रख पाता है। बाकी सब के सब धर्म के नाम लेवा, अपने नाम लेवा धर्म का रौब कायम करने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें और छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। इन दंगों में के पीछे
सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का भी प्रमुख हाथ है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों को संकीर्णता से निकालना, सांप्रदायिक भावनाओं को हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को बनाना निश्चित है। लेकिन इन्होंने वर्तमान में आप मीडिया को भी ले सकते हैं, अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिकता बढ़ाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना हो गया है। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना ही प्रबल औजार है। कुछ भारतीय नेताओं ने सही ही धर्म को राजनीति से अलग करने की बात शुरू कर दी है। जून 1928 कीर्ति के विद्रोही नाम से लिखे भगत सिंह के लेख में वे कहते हैं, 30 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं। उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठते हैं। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनते ही शर्म आती है। जरा सोचो, कितनी शर्म की बात है। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान को हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भगत सिंह आगे लिखते हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि हों, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। हम तो साफ कहते हैं, उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। विद्यार्थी और राजनीति पर लेख लिखते हुए उन्होंने जुलाई 1928 में कीर्ति में छपे लेख में कहा, हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगाना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान, उनके सुधार और उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना शिक्षा का काम नहीं है? यदि नहीं है तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या जो महज क्लर्क पैदा करती है। बलवंत सिंह के नाम से मतवाला के 16 मई 1925 के अंक में वे बड़े ओजपूर्ण ढंग से देश के नौजवानों को आजादी के संघर्ष में कूद पड़ने का आह्वान करते हैं। ऐ भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा है, बेखबर सो रहा है। उठ, आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा है। अब अधिक मत सो, सोना हो तो राष्ट्र के लिए अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रहे। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी शस्य श्यामलांचला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी व्यग्र नहीं करती? यदि अब भी तेरे अंग में टूक हया भी बाकी है तो उठ कर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार की बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले और बोल वंदे मातरम। और इन्हीं सब बातों के साथ अंत में स्कॉटिश कवि और पत्रकार चार्ल्स मैके की पंक्तियां भगत सिंह की जेल डायरी से उद्धृत की जा रही हैं।
पंक्तियां का शीर्षक है कोई दुश्मन नहीं। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो ये कहते हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं। तुम कहते हो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, अफसोस मेरे दोस्त इस शेखी में दम नहीं। तुम कहते हो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, अफसोस मेरे दोस्त इस शेखी में दम नहीं। जो शामिल होता है फर्ज की लड़ाई में, जिससे बहादुर लड़ते ही हैं उनके दुश्मन होते ही हैं। अगर नहीं है तुम्हारे तो वह काम ही तुच्छ है जो तुमने किया। तुमने किसी गद्दार के कूल्हे पर वार नहीं किया है। तुमने झूठी कस्में खाने वाले के होठों से प्याला नहीं छीना है। तुमने किसी गलती को ठीक नहीं किया है। तुम कायर ही बने रहे लड़ाई में। तुम कहते हो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, अफसोस मेरे दोस्त इस शेखी में दम नहीं। बस इतना ही आज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारे इस वीडियो को और वीडियो बनाने की हमारी प्रक्रिया को हौसला प्रदान करें।